नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रस निष्पत्ति की व्याख्या के अंतर्गत दूसरे आचार्य शंकुक के मतों और विचारों की समीक्षा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। आचार्य शंकुक रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य हैं। इनके मत का नाम, इनके सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद भी कहा जाता है। इनको निष्पत्ति का अर्थ अनुमति, क्योंकि हमने पढ़ा था रस सूत्र के अंतर्गत कि दो शब्दों की व्याख्या इसमें अपेक्षित मानी गई थी, एक तो संयोग की और एक निष्पत्ति की। कि रस निष्पत्ति जब होती है उससे पहले किन किन का संयोग होता है और उसके बाद में रस निष्पत्ति है वो कैसे होती है और कहाँ होती है। तो आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना, अनुमान, और उन्होंने संयोग का अर्थ है वो अनुमापक अनुमाप्य संबंध माने। अर्थात कि ऐसी स्थिति जिसकी हम कल्पना करें, जिसका हम अनुमान करें, जैसे स्थायी भाव में विभाव, अनुभाव, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव या संचारी विभाव, इन सब का संयोग होकर के और सामने कोई हम दृश्य, नाटक वगैरह या काव्य को पढ़कर सुन कर के उसका हम अनुमान करके रसदशा को प्राप्त होते हैं। अब फिर इनकी मान्यता थी कि रस निष्पत्ति अनुकार्य मूल पात्र में होती है, यानी रस की जो स्थिति होती है, रस सदैव कहाँ रहता है? अनुकार्य में रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कई बार परीक्षाओं में कि रस की स्थिति है वो अनुकार्य में किस आचार्य ने मानी है। तो अपने को ध्यान रखना है कि आचार्य शंकुक ने कहा कि अनुकार्य यानी जिस पात्र का हम अनुकरण करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, या नट या अभिनेता जिस पात्र का अनुकरण करके हमारे सामने को दृश्य प्रस्तुत करता है, तो वो अनुकार्य पात्र होता है। शंकुक का मानना है कि रस की स्थिति अनुकार्य मूल पात्र में होती है। नट अपने कुशल अभिनय द्वारा हाव भाव के माध्यम से उसे प्रदर्शित करना चाहता है। वस्तुतः नट में रस की स्थिति नहीं है, पर उसमें यह अनुमान कर लिया जाता है, इसलिए इनके मत को अनुमितिवाद कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो मूल रस है, जो मूल स्थायी भाव है, वो अनुकार्य में रहता है, यानी मूल पात्र में रहता है। जैसे राम का हम चरित्र प्रस्तुत करते हैं तो रस की स्थिति किस में मानी जाएगी? शंकुक के अनुसार कि राम में। अब नट क्या करता है? केवल उसके हाव भाव या वेशभूषा से या अपने अभिनय से राम बन करके उसे प्रदर्शित करता है। और नट क्या करता है? उस राम में जो रस की स्थिति है उसकी केवल अपने अंदर कल्पना करता है, केवल अनुमान करता है। इसलिए इनके मत को अनुमितिवाद या अनुमानवाद कहा जाता है। जब तक सामाजिक नट को उसके अभिनय कौशल के बल पर राम आदि नहीं समझता, तब तक उसे रसास्वाद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी जो सामाजिक का मतलब यहाँ पर क्या है? सहृदय, जो देखने वाला है। और जो नट है यानी जो अभिनय करने वाला है, वो अपने अभिनय कौशल के बल पर राम आदि नहीं समझता है। यानी जब तक हम अभिनय करने वाले को राम नहीं समझेंगे, तब तक हमें रस की स्थिति, रस का स्वाद पैदा हमारे अंदर नहीं होगा। नट के अभिनय कौशल को देखकर सहृदय भ्रम के कारण नायक का अनुमान करता है। यानी उसे एक ऐसा भ्रम हो जाता है कि नहीं, ये राम मूल रूप से तो नहीं है, लेकिन ये जो राम का अभिनय कर रहा है वह वास्तव में राम ही है, और ये अनुमान कर लेता है, तब उसे रस की है वो प्रतीति होती है। गम्य गमक का अर्थ उन्होंने कार्य कारण संबंध माना है, यानी विभाव अनुभाव जो गमन करते रहते हैं, तो उनका संबंध इन्होंने कार्य कारण माना है। कैसे? गमक यानी कारण, विभावादि अनुमापक है, यानी इनका मापन किया जा सकता है कारणों का, कि सामने जब कारण होगा तभी रस निष्पत्ति होगी। गम्य कार्य यानी रस या अनुमेय, जिसका हम अनुमान लगाते हैं कि अब हमारे अंदर या सामने वाले के अंदर ये रस निष्पन्न हो गया है। अनुमान्य यानी जिसके हृदय में रस की निष्पत्ति हो रही है, उसको अनुमान्य कहा है आचार्य शंकुक ने। और वो अनुमान्य होता है नट, या जो माध्यम, जिसके माध्यम से रस की निष्पत्ति हो रही है वो। अनुमानक, जो अनुमान करने वाला है वो कौन है? वो है सहृदय यानी दर्शक,
सामाजिक जो उसको देख रहा है। तो ये गम्य गमक का इन्होंने कार्य कारण संबंध बनाया कि कारण कौन से है, अनुमान किसका किया जाता है, माध्यम कौन होता है। और फिर आती है अंतिम बात, अनुकार्य यानी मुख्य नायक। और हमने पढ़ा है कि रस कहाँ रहता है, शंकु के अनुसार रस अनुकार्य में ही रहता है। वस्तुतः शंकु का सिद्धांत भट्टलोल के सिद्धांत की मूल भीति अर्थात नट की माध्यम रूप में स्वीकृति पर ही आधारित है। यानी वो आधार भूमि है, उसने वो वहीं से ही ली है, वहीं पर ही आधारित है, वो वहीं पर भी उसके भट्टलोलट के सिद्धांत की मूल भीति पर ही आधारित है। मूल भीति है कि नट की माध्यम रूप में स्वीकृति, क्योंकि आचार्य भट्टलोलट ने भी नट को माध्यम माना था रस निष्पत्ति में, और यहाँ आचार्य शंकुक भी माध्यम मान रहे हैं। दोनों में अंतर यह है कि लोलट के अनुसार सामाजिक नट पर मूल नायिकादि का आरोप कर लेता है, क्योंकि हमने पढ़ा था उनके मत को आरोप के बाद कहा जाता है, क्योंकि वो दर्शक है वो नट पर राम का आरोप कर लेता था। वो राम, यहाँ पर राम का अनुमान हो रहा है और भट्टलोलट वाले में नट पर आरोप किया जाता था, दर्शक आरोप समझ लेता था। जबकि शंकुक के अनुसार वह अनुमान कर लेता है कि नट ही मूल नायक है। यानी इन दोनों में ये फर्क है। दोनों ने रस निष्पत्ति में नट की उपस्थिति आवश्यक मानी है, नट को इन्होंने माध्यम माना है, लेकिन फर्क ये है कि लोलट के नियमों के अनुसार तो दर्शक क्या करता था, उस नट पर या अभिनेता पर आरोप मानता था, और शंकु के अनुसार वह अनुमान कर लेता है कि अब उसके हृदय में ये रस निष्पत्ति हुई है और ये राम ही है। फिर शंकु का अगला मत था, शंकु का अनुमान अन्य लौकिक अनुमानों से भिन्न और विलक्षण है, यह चित्र तुरंग न्याय जैसा है। अब यहाँ पर एक और बात आती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रस निष्पत्ति में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की थी, या चित्र तुरंग न्याय का सिद्धांत किसने दिया था। तो आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को दूसरे तरीके से समझाने के लिए एक अपनी मौलिक स्थापना दी थी चित्र तुरंग न्याय की। जैसे चित्र में भागता हुआ घोड़ा न भागते हुए भी भागता सा प्रतीत होता है, वैसा ही अनुमान काव्यास्वाद के संदर्भ में सहृदय को करना पड़ता है कि यह नट नहीं मूल पात्र है। बस यही आचार्य शंकुक की मूल आधारशिला है इनके सिद्धांत की। इतने में ही हम इनके सिद्धांत को समझ सकते हैं कि जिस तरह से चित्र हम देखते हैं, घोड़ा भागता हुआ दिखाई देता है लेकिन वो भाग नहीं रहा है, लेकिन दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब राम का अभिनय नट करता है तो नट राम नहीं है, लेकिन हम नट पर राम का अनुमान कर लेते हैं कि वास्तव में ये उसके जैसा ही दिखाई दे रहा है, ये नट नहीं है, मूल पात्र ही हमारे समक्ष है, वो खड़ा हुआ है। तो ये इनके मत का सार था। अब बात करते हैं इनके मत पर आक्षेप और सीमाएं क्या क्या लगाई गई थी। शंकुक के परवर्ती आचार्यों ने अनुमितिवाद पर अनेक आक्षेप किए। ध्वनिवादी आनंदवर्धन के अनुयायी आचार्य मम्मट ने तो अनुमान को ध्वनि के अंतर्गत मानकर इस सिद्धांत की नींव ही कमजोर कर दी। यानी मम्मट का ये मानना था कि अनुमान है वो ध्वनि के अंतर्गत समाहित हो गया, इसलिए ऐसा अनुमितिवाद नाम का कोई सिद्धांत नहीं है। इससे पूर्व भट्ट तौत और भट्ट नायक ने भी सिद्धांत पर तीखे प्रहार किए। संक्षेप में आक्षेप और सीमाएं इस प्रकार से। पहला आक्षेप क्या लगा, चित्र में घोड़े को घोड़ा कहने वाले बालक हो सकते हैं, विज्ञ नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस पर चढ़कर आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहला आक्षेप ये लगाया कि कोई बालक ही है वो ये कह सकता है कि चित्र में घोड़ा है और घोड़ा भाग रहा है। विज्ञ यानी बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं कह सकते। फिर दूसरी बात ये बताई कि जिस तरह चित्र पर बने घोड़े को या उस पर चढ़ कर के आनंद नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसी प्रकार से नट में राम का अनुमान करके रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उनका चित्र तुरंग न्याय है, उस पर उन्होंने ये आक्षेप लगाए। फिर दूसरा, अनुकरण सदैव वेशभूषा का संभव है, स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संसारी भावों का नहीं है। ये बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पर कि अनुकरण हम किसी का कर रहे हैं तो हम उसके
वेशभूषा का, उनके हाव भाव का, अंग संचालन का, उनकी वाणी का कर सकते हैं, लेकिन स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी का अनुकरण हम नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिए नट के हृदय में स्थायी भाव कुछ दूसरा पैदा हो रहा है, उसके विभाव कुछ और होंगे और देखने वाले के विभाव कुछ और होंगे, या मूल पात्र जैसे राम आदि है उनके अनुभाव, संचारी विभाव सब अलग होंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ऐसा अनुमान हम नहीं कर सकते कि जैसे नट में मान लीजिए श्रृंगार रस का उत्पन्न हुआ है, श्रृंगार रस, तो हो सकता है देखने वाले के हृदय में श्रृंगार रस का रति है स्थायी भाव नहीं भी हो। फिर तीसरा है न, अनुमान सदैव सत्य नहीं होता, इसलिए मिथ्या पर आधारित सत्य का अनुभव असंभव है। सही बात है, क्योंकि अनुमान है वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान से जो आनंद प्राप्त हो सकता है वह अनुमान से नहीं होता। यानी हम जब अनुमान कर रहे हैं रस निष्पत्ति का, तो निष्पत्ति है, रस है, वो अनुमान का विषय नहीं है। क्योंकि जो चीज़, जो आनंद, जो रस प्रत्यक्ष दे करके प्राप्त होता है वो अनुमान से प्राप्त नहीं हो सकता। फिर अंतिम आक्षेप, यदि यह मान लिया जाए कि आलम्बन के विषय में न्याय की भावना प्रेक्षक के हृदय में उत्पन्न होती है, तो श्रृंगार रसादि में देवता तथा पूज्य व्यक्तियों के संबंध में यह कैसे हो सकेगा। अब इसको आगे स्पष्टीकरण दिया गया है कि प्रेक्षक यानी दर्शक सीता को जगत की माता समझते हैं, अभिनय में राम की रति उनके हृदय में उत्पन्न नहीं होगी। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, कहा कि जैसे मान लीजिए हम अनुमान करते कि नट के हृदय में तो स्थायी भाव रति है, उत्पन्न हो गया, श्रृंगार रस निष्पन्न हो गया, लेकिन उसको देखने वाले दर्शक है उनके हृदय में रति भाव कैसे पैदा होगा, क्योंकि वो तो राम को आदर्श मानते हैं, सीता को वो जगत माता मानते हैं, तो इसलिए उनके हृदय में रति भाव की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे भी अनेक उदाहरण, जैसे देवता है या पूज्य व्यक्ति है, उनके प्रति हृदय में केवल श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो सकता है, रति भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी तरह अन्य बहुत से अलौकिक कार्य भी अभिनय में समान अधिकार भाव से नहीं किए या दिखाए जा सकते हैं। यानी क्योंकि जो कुछ ऐसे अलौकिक कार्य दृश्य अगर हम मंच पर दिखा रहे हैं, तो उनके जो दिखाने वाले के हृदय में और देखने वाले हृदय के, दोनों के हृदय में समान भाव पैदा नहीं हो सकते। क्योंकि एक के हृदय में रति भाव पैदा हो रहा होगा और उसका दूसरे के हृदय में भक्ति भाव पैदा हो रहा होगा। तो इस तरह से आचार्य शंकु के ये अनुमान है या अनुमिति है, उस पर ये आक्षेप लगाए गए थे। फिर भी शंकु के सिद्धांत की अपनी एक देन है जो विशिष्ट है। सामाजिक के प्रश्न को स्पष्ट रूप से उठाकर अन्य आचार्यों के चिंतन की पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार कर दी। ये इनकी बहुत बड़ी मौलिक उपलब्धि हम मान सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था आचार्य भट्ट लोलट के आक्षेप और जो सीमाएं थी उनमें हमने पढ़ा था कि इसमें सहृदय का उल्लेख नहीं किया गया है। वो ही सहृदय कौन? सामाजिक दर्शक, देखने वाला, उसके हृदय में रस की निष्पत्ति हो रही है वो। तो यहाँ पर आचार्य शंकु ने इस बात की कमी पूर्ति कर दी कि उन्होंने एक सामाजिक का प्रश्न उठाया कि सामाजिक की क्या भूमिका हो सकती है, वो कैसे अनुमान करता है, उसके हृदय में कैसे रस निष्पत्ति होती है। और आगे जाकर के अभिनवगुप्त है, भट्टनायक है, और भी आचार्यों ने इस सामाजिक और सहृदय के प्रश्न को बहुत बड़ी कुशलता से स्पष्ट भी किया और रखा भी कि रस निष्पत्ति में उसकी क्या भूमिका होती है। तो हम आचार्य शंकु की एक बहुत बड़ी हम देन मानते हैं कि उन्होंने सामाजिक और सहृदय के प्रश्न को उठा करके आगामी आचार्यों के चिंतन की भावभूमि है वो उन्होंने विस्तृत कर दी। तो आज हमने आचार्य शंकु का अनुमितिवाद है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। कल हम आचार्य आगे आने वाले जो आचार्य रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य दो और हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।